हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी और एक वीडियो जो है क्वेश्चंस का हमने कर लिया था। आज जो है एक वीडियो हम क्वेश्चंस का करेंगे और आज हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एन अल्फा पार्टिकल इज। अब देखिए बेसिकली तो ये देखा जाए तो प्रॉपरली न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि बेसिक्स है तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया क्योंकि स्कूल लेक्चर में पूछा जा चुका है। 2011 वाले एग्जाम में पूछा गया था एन अल्फा पार्टिकल इज। अब देखिए रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वहाँ पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करा था। जब उसने डिसाइड किया, जब उसने बताया था कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में होता क्या है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 2+। ये अल्फा पार्टिकल होता है। तो अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, क्योंकि हीलियम 2+ का अंदर 2 है और आपके जो मास नंबर है वो 4 होता है। तो अब यहाँ पर ये पूछा कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो ये कह रहा है हाइड्रोजन एटम डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिवॉइड का मतलब बिना इलेक्ट्रॉन के, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम नहीं है। दूसरा ऑप्शन है अ हीलियम आइसोटोप। अब देखिए आइसोटोप अलग कंसेप्ट है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है अ डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। तो हीलियम एटम है और डबली आयनाइज मतलब 2 बार आयनाइज्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है हमको। चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं अ सिंगल हीलियम आयन, ये भी गलत है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अ डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कैथोड रेस। मैंने आपको थ्योरी में हिंट दे दिया था इसका कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कैथोड रेस के बारे में। देखिए कैथोड रेस एक तरह से इलेक्ट्रॉन बीम को ही कहते हैं, समझ में आ रही बात। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नेचर जो है वो किसी भी एटम पे डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी एटम का हो उसकी प्रॉपर्टी यूनिक रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये हमेशा हम ध्यान रखिए कि सही स्टेटमेंट पूछ रहा है या गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। इनकरेक्ट कह रहा है, चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला है द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। अब क्योंकि कैथोड रे जो है कैथोड से स्टार्ट होती है इसलिए इसका नाम ही कैथोड रेज पड़ा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। सेकेंड स्टेटमेंट है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर एब्सेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। इसके बाद दे रखा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कैथोड रेज होती हैं वो इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर और जो गैस प्रेजेंट है उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन की नेचर सेम रहेगी चाहे मटेरियल कोई सा भी हो चाहे गैस कोई सी भी हो। आगे कह रहा है कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मैंने कहा कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन बीम को ही कहते हैं कैथोड रेज, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, कि जो कैथोड रेज है वो आपके इलेक्ट्रोड की नेचर पर और जो गैस प्रेजेंट है ट्यूब में उस पर डिपेंड नहीं करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ बोर रेडियस A0 इज। अब देखिए ये मैंने आपको बताया था कि बोर रेडियस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बोर रेडियस का मतलब ये है कि जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का या इलेक्ट्रॉन का नाभिक से उसको बोर रेडियस कहते हैं। तो जो कांस्टेंट आ रहा था फॉर्मूले में उसको हम बोर रेडियस कहते हैं जब आपके Z की वैल्यू और N की वैल्यू 1 होती है। मतलब हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए जो रेडियस है उसको हम बोर रेडियस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 5.29 एंगस्ट्रॉम, 0.529 इंटू 10⁻11 मीटर, 1 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, 52.17 पिकोमीटर। अब देखिए अगर हम याद करें तो हम देख सकते हैं कि 0.529 एंगस्ट्रॉम ये एक्चुअल में कांस्टेंट था, और अगर इसको मैं मीटर में लिखूं तो हम लिख सकते हैं 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। ये एक्चुअल में कांस्टेंट की वैल्यू है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 0.529 एंगस्ट्रॉम की जगह 5.29 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, जो कि गलत है। ठीक है, पॉइंट जो है वो यहाँ होता तो आंसर सही हो जाता। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0.529 इंटू 10⁻11 मीटर, ये भी गलत हो गया क्योंकि 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर ये सही होता, ये भी गलत हो गया। इसके बाद ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं पिकोमीटर की बात करूँ तो पिकोमीटर होता है 10⁻12,
तो पिकोमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 52.9 पिकोमीटर। ये ऑप्शन अगर पिकोमीटर में मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ 52.9। अब यहाँ पर ये 52.9 एक्चुअल में नहीं है, तो अगर आपको चारों में से किसी को टिक करना हो तो आप इसको टिक कर सकते हैं। हालांकि आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था, डिलीट। तो अगर आपको ऑप्शन सही दिया जाता तो ये जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम या 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर या 52.9 पिकोमीटर, इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको सही मिल जाता। या अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10, पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया था आरपीएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा मास ऑफ प्रोटॉन इज। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर में, या हम कह सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन में जो कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी होती है उसमें पूछा गया था। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का मास क्या होता है। नॉर्मली अगर हमसे कोई पूछे प्रोटॉन का मास क्या होता है तो या तो हम उसको कह सकते हैं कि सिंपल एटॉमिक मास यूनिट में हम 1 कह सकते हैं, या फिर अगर हमको ग्राम में पूछे तो हम बता सकते हैं। लेकिन एटॉमिक मास यूनिट में 1 ना पूछ के एक्यूरेट जो है वो पूछा गया है, तो वहां पर ये आप क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। मैं खुद इस क्वेश्चन को छोड़ के आया था, क्यों? क्योंकि वैल्यू हमें याद रहती है लेकिन इतने पॉइंट में याद नहीं रहती, तो हम इतना सीरियसली नहीं लेते। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1.007277। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप जो है वैल्यू जो है ढंग से याद करना, पॉइंट के बाद जो एक्यूरेट ऑप्शन है उनको याद करना। तो मैंने आपको ये नोट्स में बता दिया है, थ्योरी में जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी अच्छे से बता दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के एक्चुअल में मास क्या है वो आपको एएमयू में याद होने चाहिए, और ग्राम में भी आप याद कर सकते हो। पूछा जा सकता है, जा भी चुका है और पूछा जा सकता है, बिल्कुल बेसिक्स है, क्योंकि आपके फंडामेंटल पार्टिकल स्पेशली मेंशन कर रखे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए सीरियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो यहां पर मैंने आपसे बताया था दो चीज होती है, एक तो होता है बोर रेडियस जिसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। नाभिक से जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कह रहे हैं, और नाभिक से जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो अलग होती है। एवरेज डिस्टेंस अलग है, तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसको हम एवरेज डिस्टेंस कहते हैं। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 3/2a0। ये मैंने आपको बताया था थ्योरी वीडियो में कि बोर रेडियस भी पूछा जा चुका है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू या इसको आप एवरेज रेडियस या एवरेज डिस्टेंस भी कह सकते हैं। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, इसका मतलब होता है एवरेज वैल्यू। यहां पर आप ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो कई बार क्या होता है कि हमें चीज पता होती है लेकिन हमें टर्म समझ में नहीं आती, जैसे एंगुलर नोड को क्या कहते हैं, रेडियल नोड को क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू का आंसर है 3/2a0, ये आप ध्यान रखना। अब 3/2a0 आपने याद कर रखा है, हो सकता है ऑप्शन में 1.5a0 लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा एलिमेंट्स हैविंग क्वांटम नंबर 4 एंड s इक्वल्स टू -12 विल पजेस फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कह रहा है कि क्वांटम नंबर n की तो वैल्यू 4 है और s की वैल्यू -12 है। तो ये पूछा है एलिमेंट्स हैविंग क्वांटम नंबर 4 एंड s इक्वल्स टू -12 विल पजेस फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि वो पूछ सकता है कि भाई सोडियम के लिए 4 क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या होती है, या मैग्नीशियम के लिए पूछ सकता है। यहाँ पर इसने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है, इसने कहा कि n की वैल्यू 4 है और s की वैल्यू -12 है। तो बताओ एलिमेंट हैविंग क्वांटम नंबर 4 एंड s इक्वल्स टू -12 विल पजेस फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसका जो भाव है वो क्या है, क्वेश्चन में वो जो पूछना चाह रहा है उसका मतलब क्या है। अगर मैं इस क्वेश्चन में कंडीशन हटा दूं s की वैल्यू -12, और सिंपल अगर आपसे पूछूं कि n बराबर 4 के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 2n², ठीक है। 2n² से आप निकालेंगे, तो 2n² से आप क्या निकालेंगे, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, आप ये आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर इसने कंडीशन क्या लगा रखी है कि n = 4 में s की वैल्यू -12 है, तो उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। इसको आप ऐसे समझो कि अगर आपके कोई भी ऑर्बिटल है, चाहे वो s का हो, p का हो, d का हो, किसी का भी हो, पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर आता है जिसकी वैल्यू हम कहते हैं +12, और दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे आता है जिसकी वैल्यू हम कहते हैं -12। तो अगर कुछ भी कंडीशन नहीं देता तो टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, अब उसने कह दिया s = -12, मतलब वो केवल आधे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, आधे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा। अब वो s की जगह -12 की जगह +12 भी लिखता तो भी बात एक होती। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है
कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह वो कह रहा है एक ही ऑर्बिटल आप एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करो -½ वाला, तो कितने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा नहीं, लेकिन वो पूछ रहा है -½ वाले कितने हैं, तो टोटल क्या आप आधे कर दो भाई। टोटल क्या है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है +½ और -½ वो कह रहा है हमको केवल -½ वाले बताने कितने हैं, तो आप उसको टोटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, आधे कर दो। तो जब आप 32 को आधा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर आंसर होगा 16। तो कहने का मतलब है इस तरीके के क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं। कहने का मतलब है लैंग्वेज सेट करता है, तो वहाँ पर रटे रटाई नॉलेज काम नहीं आती, वहाँ पर आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्वेश्चन वो पूछना क्या चाह रहा है। और ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है, ऐसा कोई नहीं कि भाई पढ़ के सभी कर लेंगे एक बार में। जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे, तो जब क्वेश्चन आएगा तब आपको वो नया नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपने पहले ही सॉल्व कर रखे हैं। तो ये प्रैक्टिस का एडवांटेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द करेक्ट वैल्यू ऑफ मास एंड चार्ज ऑफ न्यूट्रिनो आर रेस्पेक्टिवली। देखिए वैसे तो आपके बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन क्योंकि साइड के जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया, ये पूछ लेते हैं, तो न्यूट्रिनो जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो न्यूट्रिनो का जो मास है और चार्ज है दोनों ही 0 होते हैं। ये क्योंकि पूछा जा चुका है तो नॉलेज के लिए हमको पता होना चाहिए। अगर बाई चांस रिपीट हो जाए तो फिर वहाँ पर हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि भाई सिलेबस में मेंशन नहीं था तो हम तो नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में आ गया तो आपको सॉल्व करना ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम फॉर। अब देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि केंद्र में नाभिक होता है और उसके बाद शेल हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक क्या करता है, आकर्षण बल लगाता है। क्या लगाता है? आकर्षण बल। और उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो उसको कहते हैं ZEF, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो होता क्या है कि जब बाहर वाला शेल होता है, तो जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स जितना होना चाहिए था, अगर ये अकेला होता, बीच में कुछ नहीं होता, उससे क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देते हैं। तो ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल करने का काम कर रहे हैं, दूसरा इसके अट्रैक्शन फोर्स को कम करने का काम कर रहे हैं। इसको हम नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कह देते हैं, परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। और जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है इफेक्टिव, उसको कहते हैं ZEF, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो सिंपल सा ये पूछ रहा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो मैक्सिमम किसका होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट S का होता है। ऑर्डर क्या होता है, S, फिर P, फिर D और फिर F का स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी कम होता है। हालांकि जब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ते हैं तो नॉर्मली D ब्लॉक में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं तो D ब्लॉक में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भाई D का स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जबकि स्क्रीनिंग इफेक्ट S और P का ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि बाकियों में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर ही फिल होते हैं, लेकिन जब D की बात करते हैं तो 3D के इलेक्ट्रॉन 4s के बाद आते हैं, तो वहाँ पर उसको हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट को। आपको क्या ध्यान रखना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव का जो क्रम है वो होता है S, P, D और F। तो यहाँ पर ये क्रम ना पूछ के सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो S हो जाएगा, सबसे कम पूछेगा तो F हो जाएगा, और ऑर्डर पूछेगा तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन ऑल एनर्जी सब लेवल। अब देखिए सब लेवल का मतलब ये सब शेल के लिए कह रहा है। मेन एनर्जी को कौन बता रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या, और मेन एनर्जी के बाद सब एनर्जी लेवल को कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिगंशी क्वांटम संख्या। तो ये कह रहा है इन ऑल एनर्जी सब लेवल फॉर विच सम ऑफ n+l इज लेस देन 5 द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज। अब देखिए लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ी लैंग्वेज लग रही होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा भाई क्या पूछना चाह रहा है। इसको मैं सिंप्लीफाई अगर करूं तो ये सिंपल सा कह रहा है कि आप ऑर्बिटल की संख्या बताइए। क्या बताइए, ऑर्बिटल की संख्या। किसकी ऑर्बिटल की संख्या, कौन सा ऑर्बिटल की संख्या, जिनके लिए n+l की वैल्यू 5 से कम है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ 1s 2s 2p 3s 3d, सॉरी 3s के बाद 3p 3p के बाद 3d, फिर 4s 4p 4d 4f और 5s, यहाँ तक मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है n+l की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, लेस देन 5 मतलब
1 से लेके 4 तक, ठीक है। n प्लस एल की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि n की वैल्यू 1 होती है। तो ये कह रहा है इन ऑल एनर्जी सब लेवल फॉर विच सम ऑफ n प्लस एल इज लेस देन 5 द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज। तो पहले तो हमें ये पता लगाना है कि n प्लस एल की वैल्यू लेस देन 5 किस किस के लिए है। तो मैं यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ 1। अब देखिए s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो 1 प्लस 0 1 हो गया, ये 2 हो गया। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो ये हो गया 3, ये 3 हो गया क्योंकि s के लिए 0 है, p के लिए 1 है तो ये 4 हो गया, ठीक है। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है तो ये 5 हो गया, s के लिए 0 है, p के लिए 1 है तो ये हो गया 5, d के लिए 2 होती है 6 हो गया, f के लिए 3 होती है 7 हो गया, s के लिए 0 होती है। तो अब आप देखेंगे कि ये चल जाएगा, 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 ये नहीं चलेगा। लेस देन 5 चाहिए, 5 हो रहा है, ये चल जाएगा, ये नहीं चलेंगे बाकी आगे के। इसका मतलब यहाँ तक चल जाएगा इसको छोड़कर। अब आपको क्या करना है, ये तो पता चल गया कौन से सब शेल की बात हो रही है लेस देन 5। अब इनमें ऑर्बिटल की संख्या निकालें। 1s में कितनी होगी 1, 2s में 1, 2p में 3, 3s में 1। भाई s में 1 है, p में 3 है, ये फिक्स है। 3p में 3 ये तो है ही नहीं, इसमें 1, ये आपके साथ वैल्यू आ गई। इसको आप सम कर लीजिए, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 10। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही एक्चुअल में क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रटे रटाए नहीं है, लैंग्वेज सेट हो रही है। तो आपको लैंग्वेज को पकड़कर क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि सारा आप ये नहीं सोच के जा सकते कि भाई मैं जो क्वेश्चन पढ़ के जा रहा हूँ एज इट इज़ मुझे मिल जाएंगे। वहाँ पर आपने जो थ्योरी पढ़ी है, जो कंसेप्ट सीखे हैं, उसके एप्लीकेशन पे बेस पे क्वेश्चन आएंगे और वो आपको सॉल्व करने आनी चाहिए, तभी आप सिलेक्ट होगे। अगर आप ये सोचो भाई रटे रटाए क्वेश्चन मुझे सारे के सारे मिल जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो थ्योरी अच्छे से आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए और प्रैक्टिस से आपको उन कंसेप्ट को काम में कैसे लेते हैं वो आपको आ जाता है धीरे धीरे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, इसलिए जितनी प्रैक्टिस करें कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन एन एटम इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। देखिए पेनिट्रेटिंग का मतलब भेदन क्षमता होता है। जैसे पेनिट्रेशन पावर अगर कहें तो भेदन क्षमता मतलब कितना अंदर तक भेदता है। तो इसको आप सिंपल सा ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए कि ये नाभिक है और एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं आपके या सब शेल हैं, तो वहाँ पर किसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। तो सीधा सा मतलब ये कि कौन सा ऑर्बिटल ज़्यादा पास है नाभिक के। तो अगर आपसे सिंपली कोई पूछे एस पी डी एफ की एनर्जी का ऑर्डर, तो आप कहेंगे एस से ज़्यादा पी की, पी से ज़्यादा डी की और डी से ज़्यादा एफ की। कब? जब सिस्टम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन है तो सबकी बराबर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये एनर्जी का ऑर्डर आ गया और आपको मैंने बता रखा है कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो नाभिक से ज़्यादा दूर होता है, जिसकी एनर्जी कम है वो नाभिक से पास होता है। अब यहाँ पर सबसे कम एनर्जी किसकी है? एस की, तो वो नाभिक के ज़्यादा पास है। ज़्यादा पास का मतलब उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा एनएस। अब देखिए ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, सारे कंसेप्ट थ्योरी में आ नहीं पाते। तो मैंने आपसे कहा था कि कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो थ्योरी में नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा पूछ रहा था, तो एस की सेम टू सेम उसके लिए चल रहा था जो इसका था। तो यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर हो जाएगा एस पी डी और एफ। तो या तो वो ऑर्डर पूछ सकता है या पूछ सकता है ज़्यादा किसकी होगी या कम किसकी होगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा एनएस। अब देखिए मैक्सिमम बच्चों के पास नोट्स पहुंच गए हैं, जिनका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है अजमेर से, उनके पास आज या कल में लास्ट पहुंच जाएंगे। तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि उसमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो आप पढ़ लीजिए। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने 92 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 92 में से 20 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पहले ही सॉल्व करा दिए बोर्ड पे। अब उसके बाद जो 72 क्वेश्चन बच रहे हैं आप उनको सॉल्व करिए, और जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आप क्या करिए, पूरा सॉल्व करिए 92 क्वेश्चन, उसमें जो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे उनको एक पेपर पे नंबर लिखिए और वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आप जो हैं सब के सब जिनके पास जिन्होंने भी नोट्स परचेज करें हैं, वो मुझे 12 तारीख तक 12 जून तक अपनी जो भी प्रॉब्लम है एटॉमिक स्ट्रक्चर की मुझे सेंड कर दीजिए। 13 को मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। देखिए एक एक की पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप सब 12 तारीख तक पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो मैंने सॉल्व करवा दिए वो मत पूछना, ठीक है। उसके अलावा जो बच रहे हैं उनमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है 12 तारीख तक मुझे आप अपनी प्रॉब्लम भेज दीजिए, ताकि 13 को मैं जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना
कि थ्योरी वीडियो पहले आपको देखना है, और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए पहले आपको देखना है, थ्योरी पढ़नी है, नोट्स पढ़ने, उसके बाद प्रॉब्लम पूछना है। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी के वीडियो देखे नहीं, क्वेश्चन के वीडियो देखे नहीं और आपने प्रॉब्लम पूछ ली, उनकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो आप वीडियो नहीं देखोगे फिर अलग से प्रॉब्लम पूछोगे, वो पॉसिबल नहीं है। आप पहले थ्योरी वीडियो देखिए, क्वेश्चन के वीडियो देखिए, नोट्स की थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद आपसे सॉल्व नहीं हुए तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। तो 12 तारीख तक आप मुझे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर देना, ताकि 13 तारीख को जो है मैं आप सबकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करवा दूं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।